कहानी की शुरुआत में हम कुछ क्रिमिनल्स को देखते हैं जिन्हें समुद्री जहाज के जरिए वापस उनके देश लाया जा रहा होता है। उन्हीं क्रिमिनल्स में एक बेहद खतरनाक अपराधी होता है जिसका नाम पार्क है। पार्क ने करीब 300 से भी ज्यादा औरतों का कत्ल किया है और हैरानी की बात यह है कि उसे इसका कोई पछतावा तक नहीं है। जल्द ही पार्क ऑफिसर ली के साथ बदतमीजी करने लगता है जिस पर ऑफिसर ली उसे पूरी तरह पीट डालता है। वही दूसरी तरफ हम हेडक्वार्टर्स में ऑफिसर डेविड को देखते हैं जो सभी को उनका काम समझा रहा होता है और इधर उन क्रिमिनल्स को अलग अलग सेल्स में भेज दिया जाता है जहाँ पर हर एक क्रिमिनल को एक एक गार्ड प्राइवेट किया जाता है। इसके बाद ली सभी क्रिमिनल्स को यहाँ के रूल्स बताता है, लेकिन तभी क्रिमिनल्स इस पर आवाज उठाते हैं सिवाय एक क्रिमिनल के जिसका नाम टॉम होता है। वो बिल्कुल शांत बैठा हुआ था। इसी के साथ यहाँ पर कई औरतें भी मौजूद होती हैं जो बहुत ही ज्यादा शातिर अपराधी थी, जिनमें से एक का नाम जेनी था। जेनी पर अपने पिता और माँ बाप के कत्ल का इल्जाम था। इन औरतों पर नजर रखने का जिम्मा ऑफिसर मैरी और डॉक्टर मैक्स को दिया जाता है क्योंकि इतने सारे खतरनाक क्रिमिनल्स को दूर ले जाने में कोई ना कोई हादसा होना तो तय था। बस इसी सोच के साथ डॉक्टर मैक्स को इस मिशन में शामिल किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक एला नाम की नर्स भी मौजूद थी जो इस मिशन में शामिल थी। वहीं एला जब अपने सामान को समेट रही होती है तब डॉक्टर मैक्स उसके दवाई के डब्बे में से एक इंजेक्शन चुरा लेता है। अब दूसरी तरफ हम किचन में एक ग्रुप को देखते हैं जो मिलकर खाना बना रहे होते हैं और ठीक उसी वक्त मैक्स चुराई हुई दवाइयां लेकर वहां पर आ जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि डॉक्टर मैक्स को इस शिप में मौजूद सबसे खतरनाक क्रिमिनल अल्फा को इंजेक्शन देने का मिशन दिया गया था। इस इंजेक्शन का मकसद अल्फा को पूरे सफर में सुला कर रखना था, लेकिन अल्फा को शिप में कहाँ रखा गया था ये सिर्फ डेविड को पता था। उसके अलावा किसी को भी इसकी जानकारी नहीं थी। वही जब डेविड कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को देख रहा होता है तब उसे पता चलता है कि अल्फा पहले मिलिट्री में हुआ करता था। और अब रात के समय हम क्रिमिनल पार्क को देखते हैं जो अपनी जुबान में छुपाई एक तार को बाहर निकालता है और उसकी मदद से वो अपनी हथकड़ी को खोल देता है। उसके बाद वो उस तार को अपने दूसरे साथी को दे देता है जिससे वो भी आजाद हो जाता है। और तभी ये खुलासा होता है कि किचन में जितने भी रसोई मौजूद थे वो कोई और नहीं बल्कि पार्क के साथी थे। असल में उन्होंने असली रसोइयों को मारकर उनकी जगह ले ली थी और उनकी जगह इस शिप में घुस गए थे। वही दूसरी तरफ जब पार्क के सेल में एक बंदा उसे चेक करने आता है तो पार्क और उसके साथी मिलकर उसकी जान ले लेते हैं और फिर उसकी लाश को फ्रीजर में छुपा देते हैं। जिसके बाद पार्क के लोग कंट्रोल रूम में जाकर सारे पुलिस वालों को मार देते हैं और वहां मौजूद सारी नेटवर्क्स की तार काट देते हैं ताकि ऑफिसर ली पुलिस हेडक्वार्टर्स से कोई कांटेक्ट न कर सके। खैर जल्द ही ऑफिसर ली को शिप में हो रही गड़बड़ के बारे में पता चल जाता है और वो जल्द ही अपनी टीम को इकट्ठा कर लेता है जिसमें मैरी भी शामिल थी। लेकिन जब वो कंट्रोल रूम में पहुंचते हैं तो पार्क के गुंडे उन पर हमला कर देते हैं। जल्दी ही वहां जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो जाती है, लेकिन ऑफिसर ली और मैरी मिलकर सारे गुंडों को खत्म कर देते हैं। तभी मैरी को वहां एक क्रू मेंबर दिखाई देता है जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। मैरी उससे पूछती है कि इमरजेंसी में पुलिस हेडक्वार्टर्स तक खबर कैसे पहुंचाई जाती है। इस पर वो आदमी उसे बताता है कि वो इंजन रूम में मौजूद सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पार्क ने बाकी क्रिमिनल्स को भी रिहा कर दिया है, मगर टॉम उसे समझाता है कि शिप को हाईजैक करने से कुछ नहीं होगा बल्कि उसकी गलती से बाकी के लोग मुसीबत में पड़ सकते हैं। लेकिन पार्क उसकी एक नहीं सुनता और सारे पुलिस वालों को मारकर शिप पर कब्जा करने का फैसला करता है। उधर दूसरी तरफ डॉक्टर मैक्स खुद को एला के साथ कमरे में बंद कर देता है क्योंकि वो पार्क के हाथों मरना नहीं चाहता। इधर जब पार्क इंजन रूम में पहुंचता है तो वो एक जियान नाम के क्रिमिनल को देखता है जो पुलिस वालों को फ्रीजर में डाल रहा होता है, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि इंजन रूम के पाइप में लीकेज है जहां से होते हुए खून की बूंदें सीधा अल्फा के ऊपर गिर रही होती है और उसकी आंखें खुल जाती हैं। होश में आते ही अल्फा खुद को आजाद करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ ऑफिसर ली और उसकी टीम जब क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए उनके सेल्स में जाते हैं तो वहां का नजारा देखकर बिल्कुल चौंक जाते हैं क्योंकि वो गुंडे सारे ऑफिसर्स को मारकर वहां से भाग चुके होते हैं। अब ली समझ जाता है कि पार्क और उसके गुंडे इंजन रूम के सैटेलाइट को भी तोड़ने की कोशिश करेंगे, इसलिए वो अपनी टीम को लेकर सीधा इंजन रूम की तरफ भागता है। इधर पार्क इंजन रूम में आकर सैटेलाइट फोन को तोड़ने में जुट जाता है और फिर एक एक करके सारे क्रू मेंबर्स की जान ले लेता है। लेकिन जब वो आखिरी मेंबर को मारने वाला होता है तब वहां पर ऑफिसर ली और उसकी टीम आ जाती है और यहाँ पर एक जोरदार फाइट शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सबसे खतरनाक क्रिमिनल अल्फा आजाद हो चुका होता है और अब वो भी इंजन रूम में पहुंच जाता है। अल्फा भले ही अंधा था लेकिन वो चीजों की गर्मी से उन्हें महसूस कर सकता था। साथ ही उसके सूंघने की शक्ति काफी ज्यादा थी। आम इंसानों के मुकाबले वो आम इंसानों से कई ज्यादा ताकतवर और तेज था। और अब जैसे ही पार्क अल्फा को देखता है तो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन अल्फा उसे पकड़ लेता है। वो एक एक करके उसके सारे गुंडों को उसके आंखों के सामने मार देता है, जिसके बाद वो पार्क की तरफ मुड़ता है और फिर उसे भी खत्म कर देता है। ये सब देखकर बाकी बचे हुए लोग तुरंत वहां से भाग जाते हैं। वो इस तरह तो बच नहीं पाते, इसीलिए टॉम अल्फा का ध्यान बटाने में लग जाता है ताकि
ताकि बाकी लोग भाग सके। और आखिरकार वो सब एक छोटे से दरवाजे से भाग निकलते हैं और अल्फा के आने से पहले उस दरवाजे को बंद कर देते हैं। इधर दूसरी तरफ पुलिस हेडक्वार्टर्स में ऑफिसर डेविड सैटेलाइट की तस्वीर के जरिए पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि सारे क्रिमिनल्स फरार हो गए हैं तो उसके होश उड़ जाते हैं और तभी उसे एक डायरेक्टर नाम का एक आदमी कॉल करता है जो उस शिप में हो रहे इंसिडेंट के बारे में बताता है। तभी हम नोटिस करते हैं कि इस अनजान आदमी के सीने पर एक अजीब सा नंबर लिखा हुआ था और बिल्कुल ऐसा ही नंबर अल्फा के शरीर पर भी था। उधर शिप पर दो बचे हुए क्रू मेंबर्स लाइफ बोट की मदद से अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहां अल्फा आ जाता है और वो दोनों को बड़ी बेरहमी से मार देता है। वही नर्स एला खिड़की से ये सब देख रही होती है, पर तभी अल्फा को उसकी खबर लग जाती है और वो उसे भी मार देता है। जब डॉक्टर मैक्स ये सब देख रहा होता है तो वो डर के मारे कैबिन से भाग जाता है। यहाँ रास्ते में उसे ऑफिसर ली और उसके साथी मिलते हैं। ऑफिसर ली उसे धमकाता है, तब डॉक्टर मैक्स एक्सेप्ट करता है कि उसे अल्फा को न जगाने के पैसे मिले थे, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो कैसे जाग गया। फिर ली मैरी और बाकी लोगों को किसी सुरक्षित जगह पर ले जाने के लिए बोलता है और खुद बचे हुए लोगों को ढूंढने निकल जाता है। इसके बाद हम क्रिमिनल जियान को देखते हैं जो घूमते घूमते जेनी के कमरे में घुस जाता है और वो वहां मौजूद गार्ड्स को मारकर जेनी और बाकी क्रिमिनल्स को आजाद कर देता है। मगर कुछ ही पलों में वहां अल्फा आ जाता है और वो वहां के लोगों पर हमला कर देता है, लेकिन जैसे ही वो लोग अपनी जान बचाकर एक लिफ्ट में घुस जाते हैं तभी अल्फा उनके पीछे दौड़ता है और उस लिफ्ट पर चढ़ जाता है। इधर ऑफिसर ली जब ये देखता है तो वो कैदियों को अल्फा के आतंक से बचाने के लिए भागता है, लेकिन तभी अचानक से लिफ्ट नीचे गिर जाती है जिसमें दबकर जियान की मौत हो जाती है। तब ऑफिसर ली को लगता है कि शायद अल्फा भी मर गया है, लेकिन अल्फा किसी तरह से जिंदा बचा हुआ था। खैर फिर ऑफिसर ली जेनी को फ्रीजर में छुपा देता है और खुद अल्फा का सामना करने लगता है। वो जैसे तैसे अल्फा का हाथ तोड़ देता है, लेकिन फिर भी वो अल्फा की ताकत के आगे टिक नहीं पाता और मारा जाता है। वही जब अल्फा फ्रीजर के अंदर जाता है तो जेनी घबरा कर नीचे गिर जाती है और मरने का नाटक करती है। खुशकिस्मती से फ्रीजर की ठंड की वजह से अल्फा को उसके जिंदा होने का पता नहीं चलता और वो चुपचाप वहां से बाहर निकल जाता है। वही दूसरी तरफ टॉम और बाकी लोग उस कमरे में पहुंच जाते हैं जहां अल्फा को कैद किया गया था। वहां पर उन्हें अल्फा के कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि अल्फा की उम्र बहुत ज्यादा है, उसे तो अब तक जिंदा होना नहीं चाहिए था। असल में वो साल 1947 के युद्ध का फौजी था। युद्ध में जापानीज फौजियों ने उसे पकड़कर बंदी बना लिया था, जिसके बाद उन्होंने अल्फा पर कई एक्सपेरिमेंट्स किए थे क्योंकि वो लड़ाई के दौरान सुपर ह्यूमंस की फौज तैयार करना चाहते थे। फिर डॉक्टर मैक्स थोड़ी और छानबीन करते हैं तो पता चलता है कि अल्फा के अंदर कई सुपर पावर्स हैं और वो एक आम इंसान से कई ज्यादा ताकतवर और तेज है। इसके साथ ही वो कभी बूढ़ा नहीं होगा। इसके बाद हम साल 1947 की कहानी देखते हैं जहां कुछ जापानी साइंटिस्ट अपने सुपर ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के कामयाब होने की खुशियां मना रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक अल्फा खड़ा हो जाता है और सभी को बड़ी बेरहमी से मार डालता है। इधर ऑफिसर डेविड हेडक्वार्टर से एक स्पेशल टीम को लेकर शिप की ओर रवाना हो जाता है। इस टीम के लोगों ने एक खास तरह का इंजेक्शन लिया होता है जिससे वो अल्फा की शक्तियों का मुकाबला कर सकते थे। शिप पर पहुंचते ही डेविड की मुलाकात जेनी से होती है जो उससे मदद मांगने लगती है, लेकिन यहाँ डेविड का मकसद सिर्फ अल्फा को मारना होता है और किसी की मदद करना नहीं, इसलिए वो जेनी को गोली मार देता है। इसके बाद वो टॉम के साथियों को भी मार देता है और फिर उनकी मुलाकात टॉम से होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि टॉम और डेविड एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं और टॉम के सीने पर भी बिल्कुल वैसा ही नंबर बना हुआ होता है जैसा अल्फा के शरीर पर होता है। फिर हमें पता चलता है कि कई साल पहले डेविड के लोगों ने बहुत सारे लोगों को अगवा करके उन पर जबरदस्ती एक्सपेरिमेंट्स किए थे, पर ये एक्सपेरिमेंट्स कामयाब नहीं हुए थे, लेकिन इनमें से सिर्फ एक आदमी जिंदा बचा और वो आदमी टॉम था। इसका मतलब ये था कि उस पर किया गया एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा था, लेकिन टॉम डेविड के चुंगल से बच निकला था और वो जिंदगी की एक नई शुरुआत करता है। कुछ समय बाद वो शादी कर लेता है और बाद में उसका एक बेटा होता है, मगर जल्दी ही डेविड को इस बात की भनक लग जाती है कि टॉम जिंदा है। वो पागलों की तरह टॉम के पीछे पड़ जाता है और एक दिन वो टॉम के घर पहुंच जाता है जहां वो टॉम के बेटे और पत्नी को जान से मार देता है। इस घटना से टॉम को इतना गहरा सदमा लगता है कि वो अपना बेस बदलकर एक क्रिमिनल बन जाता है ताकि मौका मिलते ही डेविड से बदला ले सके। और तभी अचानक से वहां अल्फा आ जाता है और वो डेविड और टॉम पर हमला कर देता है। तब डेविड एक खास तरह का इंजेक्शन लेता है जिससे उसकी शक्तियां और बढ़ जाती हैं। जल्दी ही वो अल्फा को हरा देता है और फिर टॉम के सामने आता है। वो टॉम को देखकर उसे याद दिलाता है कि कैसे उसने उसके छोटे से बच्चे को मार दिया था। ये सब सुनकर टॉम गुस्से से भड़क उठता है और डेविड पर हमला करता है और उसे समंदर में फेंक देता है। इसके बाद वो खुद भी उस समंदर में कूद जाता है। अगले दिन हम डायरेक्टर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक आइलैंड पर वही पुराने डेविड के एक्सपेरिमेंट्स को चला रहा होता है। तभी हम वहां एक
बच्चे को देखते हैं जो कोई और नहीं बल्कि टॉम का बेटा होता है। असल में डेविड ने टॉम के बेटे को इसलिए नहीं मारा था क्योंकि उसके अंदर भी टॉम की सुपर पावर्स थी। इसीलिए डेविड उस बच्चे को उठाकर डायरेक्टर के पास ले आता है। तब ये खुलासा होता है कि डायरेक्टर भी उसी साल 1947 वाले जापानीज एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था जिसमें अल्फा और डायरेक्टर दोनों को सुपर पावर्स मिल गई थी और अब डायरेक्टर का मकसद है कि वो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करके बच्चों को सुपर पावर्स देकर एक नई दुनिया का निर्माण करे। वही दूसरी तरफ हम टॉम को देखते हैं जो समंदर में कूदने के बाद भी बच निकलता है और वो इस खुफिया ऑर्गेनाइजेशन से अपनी पावर का बदला लेने के लिए पूरी तरह तैयार होता है। और इसी के साथ हमारी आज की ये शानदार कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए।